जाहिदान पहुंचने के तीसरे रोज मुझे एक और सनसनीखेज इत्तला मिली। जो शख्स इत्तला लेकर आया था उसने बताया कि खुदाई में एक और ताबूत बरामद हुआ है जिसमें एक औरत की मम्मी भी मौजूद है। मैं अगले ही रोज वहां पहुंच गई, लेकिन एक और सनसनीखेज इत्तला मेरी मुंतजिर थी। कैंप के 2 आदमी गुज़श्ता रात मम्मी वाला ताबूत लेकर गायब हो गए थे। पुलिस को भी किसी तरह ये खबर मिल गई थी। उस वक्त पुलिस की एक पार्टी भी कैंप में मौजूद थी। हम गैर कानूनी तौर पर खुदाई कर रहे थे। पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखती थी, लेकिन मैंने मामले को संभाल लिया और इसके लिए मुझे 50,000 रियाल खर्च करने पड़े। पुलिस ने हमारा पीछा तो छोड़ दिया, लेकिन ताबूत की चोरी की तहकीकात से दस्तबरदार नहीं हुई। मैं जानती थी कि अगर तहकीकात जारी रही तो मामला बहुत आगे निकल जाएगा और हम भी अपने आप को अलग नहीं रख सकेंगे। पुलिस को तहकीकात से रोकने के लिए मुझे मजीद 20,000 रियाल की कुर्बानी देनी पड़ी। बहरहाल पुलिस से हमें निजात मिल गई। पुलिस के जाने के बाद मैंने अपने आदमियों से पूछगिछ शुरू कर दी। कैंप के सुपरवाइजर ने बताया कि वो ताबूत कल दोपहर के वक्त बरामद हुआ था, जो स्याह रंग की बहुत बड़ी लकड़ी का बना हुआ था। उस पर खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। उस पर लगा हुआ ताला भी बहुत मजबूत और पेचीदा किस्म का था। सुपरवाइजर के कहने के मुताबिक उसने वो ताला तोड़ दिया और जब ताबूत का ढकना खोला गया तो वो दंग रह गया। ताबूत के अंदर एक जवान औरत की मम्मी रखी हुई थी, जिसके सर पर सोने का खूबसूरत ताज था और सीने पर सोने की एक तख्ती भी रखी हुई थी जिस पर कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। जिस खेमे में ताबूत खोला गया था वहां सुपरवाइजर के अलावा उसका एक असिस्टेंट भी था। किसी तीसरे आदमी को खबर नहीं हो सकी थी कि उस ताबूत के अंदर क्या था। सुपरवाइजर ने अपने मातहत को मुझे इत्तला देने के लिए उसी वक्त जाहिदान रवाना कर दिया, जो शाम को वहां पहुंचा। सुपरवाइजर के कहने के मुताबिक रात 2 बजे के करीब किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। वो अपने खेमे से बाहर निकला तो कैंप की एक पिकअप तेज रफ्तारी से हाईवे की तरफ जा रही थी। सुपरवाइजर को अचानक ही कुछ ख्याल आया और वो दौड़ता हुआ उस खेमे में पहुंच गया जहां ताबूत रखा गया था। खेमे का पर्दा हटा हुआ था और वो ताबूत गायब था। खुदाई के दौरान छोटी मोटी चीजें तो चोरी होती ही रहती थीं, लेकिन इतनी बड़ी चीज चोरी होने का ये पहला वाकया था। सुपरवाइजर ने शोर मचाकर दूसरे आदमियों को भी जगा दिया। वो लोग मुसल्ला होकर एक गाड़ी की तरफ दौड़े, लेकिन उस गाड़ी के चारों पहियों की हवा निकली हुई थी। कैंप में उस वक्त 2 गाड़ियां थीं। दूसरी गाड़ी के पहियों की भी हवा निकली हुई थी। वो पिकअप निगाहों से ओझल हो चुकी थी। उसका पीछा करना अब मुमकिन नहीं रहा था। सुपरवाइजर के कहने के मुताबिक कैंप के 2 आदमी गायब थे। वो दोनों आदमी हमने शहर सोख्ता ही से लिए थे। हमने उन्हें तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। 3 दिन के बाद पता चला कि हमारे कैंप से चोरी होने वाली पिकअप को सरहद पार करके पाकिस्तान की तरफ जाते हुए देखा गया था। हमारे 2 आदमी पाकिस्तान भी गए, लेकिन वो भी उनका सुराग नहीं लगा सके। मैंने ताबूत में वो मम्मी नहीं देखी थी, लेकिन मुझे उसकी चोरी का बहुत दुख हुआ था। एक अच्छी चीज हमारे हाथ से निकल गई। 3 महीने के बाद पाकिस्तान से उस मम्मी के बारे में कुछ खबरें सुनाई दी। पहली इत्तला तो ये थी कि बलूचिस्तान के शहर कोयटा में उस मम्मी को बेचने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका सौदा तो नहीं हो सका। ताहम 2 पार्टियों में तसादुम हो गया, जिसमें एक आदमी मारा भी गया। 2 आदमी पुलिस के हाथ लगे थे जिन्होंने उस मम्मी के बारे में इंकिशाफ किया था। ताहम वो मम्मी गायब हो चुकी थी। पुलिस ने छापे मारकर मुतअद्दिद लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन उस पुरअसरार मम्मी के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कहां और किसके कब्जे में है। चंद महीने पहले कराची में उस मम्मी की मौजूदगी की इत्तला मिली। मेरे 1-2 आदमी कराची में भी मौजूद थे जो नवादिरात की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में मेरे एजेंट की हैसियत से काम करते थे। मैंने मम्मी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी और 1 महीने के बाद मुझे इत्तला मिली कि वो पुरअसरार मम्मी हाजी मस्तान नामी एक आदमी के कब्जे में है, जो उसकी फरोख्त के लिए गाहक तलाश कर रहा है। मैं कराची आना चाहती थी, लेकिन कोई जरिया नहीं बन रहा था। इसके अलावा बंदर अब्बास में भी कुछ ऐसे पेचीदा मसाइल पैदा हो गए जिन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। इत्तेफाक से चंद रोज के बाद बंदर अब्बास में रंगा से मुलाकात हो गई। ये कहकर हुरैरी खामोश हो गई। मैं उसके सामने बेहिस्सो हरकत बैठा उसकी ये दिलचस्प और सनसनीखेज बातें सुन रहा था। मुझे शदीद हैरत हो रही थी। इस छोटी सी उम्र में वो जिंदगी के कितने संगीन तजुर्बात से गुजरी थी। हुरैरी ने पहलू बदलते हुए सामने दीवार पर आवेज़ां घड़ी की तरफ देखा। मेरी नजरें भी उस तरफ उठ गईं। सुबह के 4 बजने वाले थे, लेकिन हमें वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका। हुरैरी अपनी बात जारी रखते हुए बोली, रंगा मनशियात के बिजनेस में मुलव्विस था। बंदर अब्बास में उसकी बातों से अंदाजा हुआ कि ये कोई बहुत बड़ी तोप चीज है। कराची में अगरचे मेरे 2 आदमी मौजूद थे और ताबिंदा भी यहाँ थी, जिससे मेरा हमेशा किसी न किसी तरह से राब्ता रहा था। लेकिन उस पुरअसरार मम्मी के हुसूल के लिए मुझे रंगा जैसे आदमियों की जरूरत थी। मैंने बंदर अब्बास ही में रंगा से ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए। ये 2 हफ्ते वहां रहा। इसने मुझे अपने साथ कराची आने की पेशकश की,
जिसे मैंने फौरन ही कबूल कर लिया। मेरे इस तरह साथ चले आने पर रंगा समझा कि मैं उसके इश्क में मुब्तला हो चुकी हूँ। बहरहाल यहाँ आकर यह दिलचस्प इंकिशाफ हुआ कि रंगा वो नहीं जो उसने अपने बारे में बताया था। ये इंकिशाफ तो मेरे लिए बहुत दिलचस्प साबित हुआ था कि रंगा एक थर्ड रेट गुंडा है जो बहुत छोटे पैमाने पर मनशियात का धंधा करता है और दुकानों और ठेले वालों से भत्ता वसूल करता है। इसने कभी किसी उसूल की पाबंदी नहीं की। इसकी बेउसूलियों की वजह से इसके अपने आदमियों से भी इख्तिलाफात रहते थे, जो बिलाखिर एक तसादुम की सूरत में खुलकर सामने आ गए और टेडी जैसे मुखलिस लोग इससे अलग हो गए। यहाँ आने के बाद मैंने खुफिया तौर पर ताबिंदा से राब्ता रखा। रंगा को मैंने इसकी हवा तक नहीं लगने दी। ताहम टेडी को मैंने बता दिया था। वो शुरू से ही मेरे साथ बहुत मुखलिस रहा था और मुझे अपनी बहन समझता था। टेडी को भी पता चल गया था कि रंगा तुमसे धोखा कर रहा है। उसने मुझे मशवरा दिया था कि मैं रंगा के अड्डे से हट जाऊं। नरगिस का सुराग भी टेडी ही ने लगाया था। रंगा को तो उसकी परवाह भी नहीं थी कि नरगिस पर क्या गुजरती है और तुम्हें किस किस्म की सूरत हाल से दो चार होना पड़े। रंगा ऐसा आदमी नहीं है जिसे दोस्ती के काबिल समझा जाए। मैंने कहा लेकिन तुम तो शायद कई महीने। उसने मेरी बात काटी, बोली वो मेरी मजबूरी थी जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मुझे 2-4 दिन में ही एहसास हो गया था कि रंगा कुछ नहीं है। अगर मैंने उससे मदद लेने की कोशिश की तो वो मेरे लिए मसला बन जाएगा। लेकिन मैं वहां रहने पर इसलिए भी मजबूर थी कि मुझे कुछ आदमियों की जरूरत थी और वो आदमी मुझे ऐसे माहौल में रहकर ही मिल सकते थे। मैंने शुरू ही में टेडी को निगाहों में रखा था। 2-4 मरतबा मैंने उसे आजमाया भी। वो मेरी हर आजमाइश पर पूरा उतरा। मैंने मौका पाकर उसे अपने मंसूबे से आगाह कर दिया। वो मेरा साथ देने पर तैयार हो गया। टेडी ने तुम्हारे बारे में भी बहुत सी मालूमात जमा कर ली थी। उसके ख्याल में तुम्हारा साथ हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता था। मैंने कहा और तुम्हारे ख्याल में? बोली मुझे अगर तुम पर एतमाद न होता तो मैं फोन पर तुमसे राब्ता न करती और यहाँ का पता भी न बताती। मेरे ख्याल में अब हर बात की वजाहत हो चुकी है। रंगा का किरदार भी तुम्हारे सामने आ चुका है। मुझे यकीन है कि अब अगर मैं तुम्हें कोई पेशकश करूं तो तुम इनकार नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो इनकार भी कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी पेशकश मानने से पहले मैं भी कुछ बातों की वजाहत कर देना जरूरी समझता हूँ। तुम जानती हो तहरीमी से भी मेरी दुश्मनी चल रही है। यहाँ आने से पहले भी मैं उसे बड़ा नुकसान पहुंचा चुका हूँ। नरगिस को उसके शिकंजे से छुड़ाना कोई मामूली बात नहीं थी। वो तो बुरी तरह बिलबिला रहा होगा और फिर मैं रंगा को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहता। उसने मेरे साथ धोखा किया है। 10 किलो हेरोइन भी उसके कब्जे में है। मैं उसे आसानी से माफ तो नहीं कर सकता। हुरैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस मसले का हल है मेरे पास। तहरीमी को उसकी 10 किलो हेरोइन मिल जाए तो वो तुमसे दुश्मनी भूल जाएगा। मैंने पूछा लेकिन ये हेरोइन उसे वापस कैसे मिल सकती है? वो बोली हम तहरीमी को ये यकीन दिला देंगे कि वो हेरोइन रंगा के कब्जे में है। उसे ये भी बता दिया जाएगा कि रंगा ने वो हेरोइन कहाँ छुपा कर रखी है। तहरीमी उसके पीछे लग जाएगा। तुम अगर मजीद पंगेबाजी नहीं करोगे तो वो तुम्हारा ख्याल भी जहन से निकाल देगा। मैंने कहा तहरीमी से मेरा कुछ और भी हिसाब है। उसकी वजह से नरगिस जिस तरह अजियतनाक मौत मरी है मैं उसे नहीं भुला सकूंगा। वो बोली मैं जानती हूँ नरगिस की मौत का तुम्हें सदमा होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तुम्हें पिछले वाकयात को भूल जाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें एक पेशकश करना चाहती हूँ। मैंने पूछा वो क्या? वो बोली तहरीमी के चक्कर से निकलकर मेरे साथ काम करो। मैं यहाँ जिस मिशन पर आई हूँ उसे पाया तकमील तक पहुँचाने में मेरी मदद करो। उसके बाद हम ईरान चले जाएंगे। मैंने चौंक कर कहा ईरान? मेरी रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई। वो मुझे अपने साथ ले जाने की दावत दे रही थी, लेकिन उससे पहले वो कराची में अपना मिशन पूरा करना चाहती थी। मैंने पूछा तुम्हारा मंसूबा क्या है? वो बोली उस पुरस्कार मम्मी की तलाश जो हमने दरियाफ्त की थी लेकिन हमारे कैंप से चोरी हो गई। वो मम्मी मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने कहा मेरी समझ में ये बात नहीं आ सकी कि एक पुरानी लाश तुम्हारे या किसी और के लिए इतनी अहम क्यों हो सकती है। उसने हल्का सा कहा लगाया। बोली बड़े भोले हो। मिस्र के बारे में तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वहां दरियाफ्त होने वाले मकबरों से आज भी कदीम मम्मियां बरामद हो रही हैं। उन मम्मियों और उनके साथ बरामद होने वाली दूसरी अशिया से कदीम तारीख और सकाफत का पता चलता है। दुनिया के बड़े बड़े म्यूजियम ऐसी चीजें मुंह मांगे दामों खरीदते हैं। मैंने तुम्हें एक मूर्ति के बारे में बताया था जिसकी खातिर मेरे बाप और उसके बाद कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, और वो मूर्ति मैंने रजा मुराद को तोहफे में दे दी। और जानते हो रजा मुराद ने वो मूर्ति कितने में फरोख्त की? मैंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ, ऐसी चीजों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। वो बोली वो मूर्ति पेरिस के एक प्राइवेट म्यूजियम ने 1 करोड़ अमरीकी डॉलर में खरीदी थी। एक मामूली सी मूर्ति की इतनी कीमत मेरे लिए वाकई हैरत की बात थी, लेकिन इसमें अचंभे की कोई बात नहीं थी। शौक की तो बहरहाल कोई कीमत नहीं थी। मैंने कहा तुमने बताया कि वो मम्मी हाजी मस्तान नामी किसी आदमी के कब्जे में है।
आखिर तुम किस तरह। उसने मेरी बात काटी, बोली 2 महीने पहले हाजी मस्तान को भी गोली मारकर हलाक किया जा चुका है। वो मम्मी एक बार फिर लापता हो चुकी है, लेकिन मेरे आदमी उसके बारे में बहुत सी मुफीद मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा, कहा मसलन। हुरैरी खड़े होते हुए बोली, जानना चाहते हो, आओ मेरे साथ। मैं भी उठकर खड़ा हो गया। बोली सामने वाले कमरे में चलो, मैं अभी आती हूँ। मैं सामने वाले कमरे में आ गया। ये कमरा काफी कुशादा था और नशिस्तगाह के तौर पर आरास्ता था। एक तरफ खूबसूरत ट्रॉली पर टेलीविजन रखा हुआ था। ट्रॉली के निचले खाने में इंग्लिश और इंडियन फिल्मों के वीडियो कैसेट्स भरे हुए थे और उससे निचले खाने में वीसीआर सेट रखा हुआ था। ट्रॉली के सामने चंद फुट के फासले पर सोफा सेट और कुर्सियां वगैरह रखी हुई थी। मैं कमरे में खड़ा इधर उधर देखने लगा। दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स आवेजा थी। मैं अभी कमरे का जायजा ले ही रहा था कि हुरैरी अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में एक वीडियो कैसेट था। वो टीवी ट्रॉली के सामने बैठकर वीसीआर में कैसेट लगाने लगी। टीवी ऑन करके उसने रिमोट कंट्रोल हाथ में लिया और सोफे पर बैठ गई। मैं भी करीब सोफे पर बैठ गया। टीवी स्क्रीन पर एक कमरे का मंजर उभर आया, फिर एक ताबूत पर फोकस हो गया और उसके साथ ही अंग्रेजी में तबसरा भी सुनाई देने लगा। उस ताबूत के बारे में बताया जा रहा था और कैमरा बड़ी खूबसूरती से ताबूत के मुख्तलिफ हिस्सों को नुमाया कर रहा था। ताबूत पर कदीम तर्ज के खूबसूरत नक्शो निगार बने हुए थे। फिर एक हाथ नमूदार हुआ जिसने ताबूत का ढकना उठा दिया और उसके साथ ही ताबूत में रखी हुई मम्मी देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। वो किसी शहजादी की मम्मी थी। पूरा जिस्म मखसूस कपड़ों की पट्टियों में लिपटा हुआ था, ताहम चेहरा बरहना था। चेहरे से उसकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था, जो मेरे हिसाब से 17-18 से ज्यादा नहीं थी। लगता था जैसे वो कोई शहजादी हो और थक कर गहरी नींद सो गई हो। उसके सर पर सोने का खूबसूरत ताज था और सीने पर 6 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी सोने की एक तख्ती रखी हुई थी, जिस पर कदीम जबान में कुछ लिखा हुआ था। मुबस्सिर पहले ताज और सोने की उस तख्ती के बारे में बताता रहा, फिर उस मम्मी के बारे में बताने लगा। उसके मुताबिक उस मम्मी का ताल्लुक 2500 साल पहले के दौर से था, जब फारिस पर साइरस की हुकूमत थी। तबसरे के साथ साथ कैमरा भी हरकत करता रहा। कैमरा बार बार चेहरे को नुमाया करके दिखा रहा था। तकरीबन 40 मिनट के इस कैसेट में उस मम्मी के बारे में बहुत कुछ बताया गया। कई तारीखी हवाले भी दिए गए। फिल्म खत्म हो गई। हुरैरी ने टीवी ऑफ कर दिया। मैंने पूछा, ये फिल्म तुम्हें कहां से मिली? वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरे जो 2 आदमी यहाँ मौजूद हैं वो बहुत काम कर रहे हैं। ये फिल्म 1 हफ्ता पहले मिली थी। शहजादी की मम्मी इस शहर में मौजूद है और मेरे आदमी उसका सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है चंद रोज में उसका पता चल जाएगा। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि जिस शख्स के कब्जे में ये मम्मी है वो अमेरिका के एक प्राइवेट म्यूजियम से इसका सौदा करने की कोशिश कर रहा है। इस मम्मी के लिए $20 करोड़ की पेशकश हो चुकी है, जबकि उस शख्स का मुतालिबा $50 करोड़ का है। मैं हैरत से उछल पड़ा, 50 करोड़? वो बोली, हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे 30-35 करोड़ मिल जाएंगे। मैंने कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस मम्मी को मुल्क से बाहर कैसे भेजा जाएगा? ये कोई हेरोइन का पैकेट तो है नहीं जिसे सूटकेस या बैग के किसी खुफिया खाने में छुपा लिया जाए। हुरैरी ने कहा, पैसे में बड़ी ताकत होती है और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहां सरकारी मुलाजमीन में करप्शन ना हो। स्मगलिंग की रोकथाम तो मुमकिन ही नहीं। जो लोग इस धंधे से वाबस्ता हैं उनके पास बड़ी ताकत है। यहाँ तो सुई से लेकर हाथी तक बगैर किसी रोक टोक के स्मगल हो जाते हैं। वो पुरस्कार मम्मी अभी कराची में मौजूद है, लेकिन किसी दिन तुम न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या किसी और शहर में उसकी मौजूदगी की खबर सुनोगे। उस मम्मी को मुल्क से बाहर जाने से पहले मैं अपने कब्जे में लेना चाहती हूँ और तुम्हें मेरा साथ देना होगा। मैंने कहा, इसके लिए तुम गाहक कहाँ से तलाश करोगी? हुरैरी ने हल्का सा कहका लगाया। बोली, गाहक? आज अगर मम्मी मिल जाए तो कल उसका सौदा हो सकता है। एक बात और जो मैं शुरू में ही वाजे कर देना चाहती हूँ। मैंने कहा, वो क्या? वो बोली, मम्मी मिल जाने की सूरत में सौदा हो जाने के बाद तुम्हें 15% मिलेगा। ये कारोबारी मामला है, इसलिए मैं समझती हूँ कि हर बात की शुरू में ही वजाहत हो जाए ताकि बाद में कोई उलझन पैदा ना हो और हमारे ताल्लुकात में कोई रखना ना आए। हुरैरी की इस बात पर मुझे धचका सा लगा। मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, लेकिन वो लगी लिपटी रखे बगैर कारोबारी मामला ले बैठी थी। वैसे एक लिहाज से ये अच्छी बात थी। मैंने कहा, तुम ताल्लुकात रखना चाहती हो या कारोबार को तरजीह दोगी? वो मुस्कुराते हुए बोली, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगी। मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और एक अच्छे इंसान को दोस्त बनाने के लिए हर चीज कुर्बान की जा सकती है, लेकिन मैंने कुछ उसूल भी बना रखे हैं। तुम बिजनेस में मेरा साथ दोगे तो तुम्हें उसमें से हिस्सा भी मिलना चाहिए। हुरैरी की इस साफ गोई पर मैं भी मुस्कुराए बगैर न रह सका। मैंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी 15% वाली शर्त मंजूर है, लेकिन उसके बाद? वो बोली, ये मिशन मुकम्मल होने के बाद हम ईरान चले जाएंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
जिंदगी गुजारने के लिए हमारा मुल्क भी बुरा नहीं है। हम पुरसुकून जिंदगी गुजारने के लिए कोई गोशा तलाश कर ही लेंगे। हुरैरी मेरी बात पर मुस्कुरा दी। उसने झुककर वीसीआर में से कैसेट निकाल लिया और खिड़कियों के पर्दे हटाने लगी। दिन की रोशनी फैल चुकी थी और मेरे ख्याल में कुछ ही देर बाद सूरज भी तुलू होने वाला था। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, रात बीत गई है, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ, शाम को बात होगी। मैंने हुरैरी की तरफ देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं भी अपनी आंखों में जलन सी महसूस कर रहा था। हम दोनों कमरे से निकल आए और मैं अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटकर मैं हुरैरी के बारे में सोचता रहा। मेरी आंखें बंद होने लगीं और कुछ ही देर के बाद मैं नींद की आगोश में पहुंच चुका था। हुरैरी को पहली मर्तबा रंगा के डेरे पर देखा तो उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक ख्याल उभरा था कि वो रंगा की दास्तां थी। लेकिन हुरैरी मेरी सोच से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ साबित हुई थी। उसकी दास्तान हयात ने भी मुझे बहुत मुतासिर किया था। वो मसाइब झेलते हुए और कठिन हालात का मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुंची थी। मनशियात के स्मगलरों के गिरोहों में खूबसूरत लड़कियों की मौजूदगी कोई गैर मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये खूबसूरत लड़कियां इस घिनौने कारोबार का एक लाजमी हिस्सा समझी जाती थीं। जो काम कोई और ताकत नहीं कर सकती थी वो इन लड़कियों से लिए जाते थे। हुरैरी भी अगरचे एक गैर कानूनी धंधे से वाबस्ता थी, लेकिन उसने एक मुख्तलिफ शोबे का इंतखाब किया था और उसमें उसे खासी महारत हासिल हो गई थी। वो जिस तरह अपने गिरोह को संभाले हुए थी वो काबिल तारीफ बात थी। वो जिस तरह मम्मी की तलाश में कराची तक आ गई थी और जिस तरह उसने ये कैसेट हासिल कर लिया था, उससे मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो उस मम्मी तक जरूर पहुंच जाएगी। एक हफ्ता गुजर गया। इस दौरान ना तो हुरैरी उस कोठी से बाहर निकली और ना ही मैं। ताहम हुरैरी दिन में कई बार टेलीफोन पर किसी न किसी से बात करती रहती। उस शाम टैडी को कोठी में देखकर मेरे होंठों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। टैडी बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मिला था। टैडी अनपढ़ था, लेकिन उसने निहायत माकूल अंदाज में नरगिस की ताज़ियत की। वो चंद रोज हमारे साथ रहा था और नरगिस से बहुत मानूस हो गया था। नरगिस को तो वो बहन कहा करता था और अब उसे याद करके देर तक आंसू बहाता और आहें भरता रहा। नरगिस के तस्करे पर फजा कुछ देर के लिए सोगवार सी हो गई। हुरैरी भी सामने बैठी हुई थी। हुस्न मलाल ने उसके चेहरे को भी सोगवार बना रखा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ताबिंदा के आ जाने से मौजू बदल गया। ताबिंदा की मुलाजिमा भी 2 दिन पहले वापस आ गई थी। वो अधेड़ उम्र सराय की औरत थी और उसकी रिहाइश भी कोठी के पिछली तरफ वाक़े सर्वेंट क्वार्टर में थी, लेकिन उसका ज्यादा वक्त कोठी में ही गुजरता था। मुलाजिमा ने हमारे सामने चाय लाकर रख दी। टैडी मुझे सूरत हाल से आगाह कर रहा था। तहरीमी के बारे में अभी कोई बात नहीं हुई थी। वो रंगा के बारे में बता रहा था जो हुरैरी के जाने से पागल कुत्तों की तरह इधर से उधर भागा फिर रहा था। टैडी बोला, वो बोलता है हुरैरी मिल जाए तो उसको कत्ल कर दे। वो हुरैरी को अपना जायदाद समझता था। उस पागल का बच्चा को पता नहीं था कि हुरैरी ने उस भूत के साथ रहकर उस पर एहसान किया, उसका इज्जत बढ़ाया था। मगर वाजा वो तो है ही बेइज्जत आदमी। अब सब लोग उसको छोड़ दिया है ना, उसका होश ठिकाने पर आ जाएगा। उसको तो हमने वैसे भी कंगा कर दिया है। मैंने कहा, वो वाकई बेवकूफ आदमी है। टैडी बोला, ऐसा वैसा, जैसा हम लोगों ने उसका साथ दिया है, कोई और होता तो हमारा बहुत इज्जत करता, मगर वो तो हम लोगों को अपना गुलाम समझने लगा था। हम उसको बहुत समझाया हूं, मगर उसका दिल में बुराई है। अब बच्चों को पता चलेगा। मैंने कहा, तुमने कोई और हरकत की है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, वो देखो वाजा। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। ग्रे रंग का कैनवस का एक सफरी बैग दीवार के करीब पड़ा हुआ था। मैंने पूछा, ये क्या है? उसके होंठों पर बदस्तूर मुस्कुराहट थी। बोला, खुद ही देख लो। मैंने चाय का कप मेज पर रखा और उठकर बैग के करीब पहुंच गया। मैंने झुककर बैग की जिप खोली। उसके अंदर जो कुछ भी था उसके ऊपर मैला सा एक कपड़ा फैला हुआ था। मैंने जैसे ही कपड़ा हटाया तो मैं उछल पड़ा। बैग में हेरोइन के पैकेट भरे हुए थे। सबसे ऊपर वाले पैकेट पर वो मोहर साफ नजर आ रही थी, जो इससे पहले भी मैं देख चुका था। ये वही हेरोइन थी जो मैंने तहरीमी के आदमी से छीनी थी। मैंने टैडी की तरफ देखते हुए कहा, नहीं डे। टैडी चीखा, हाँ डे। मैंने बैग की जिप लगा दी और अपनी जगह पर आकर बैठ गया और कभी टैडी और कभी हुरैरी की तरफ देखने लगा। हुरैरी ने उस हेरोइन के हवाले से मुझे कुछ और प्रोग्राम बताया था। हुरैरी बोली, अब हमने प्रोग्राम बदल दिया है। अगर हम तहरीमी को रंगा के पीछे लगा देते और वो हेरोइन हासिल कर भी लेता तो तुमसे उसकी अदावत खत्म न होती। टैडी ने 2 दिन पहले रंगा के खुफिया ठिकाने से ये हेरोइन चुरा ली। रंगा को इसका अभी तक पता नहीं चल सका। अब हमारा प्रोग्राम यह है कि ये हेरोइन तुम्हारे जरिए से तहरीमी तक पहुंचा दी जाए और उसे ये यकीन दहानी करा दी जाए कि हमारी तरफ से आइंदा उसके कारोबार में मुदाखलत नहीं होगी। वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा और हम इत्मीनान से अपना काम कर सकेंगे। मैंने कहा, मुझे ये हेरोइन वापस करते हुए अफसोस होगा। मैंने तो ये अहद किया था कि इस गिरोह को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। हुरैरी बोली, वही होगा जो तुमने सोच रखा है, लेकिन अब ये काम तुम नहीं कोई और करेगा। और ये हेरोइन
ये हीरोइन उसे वापस तो मिल जाएगी, लेकिन वो इसमें से एक पुड़िया भी फरोख्त नहीं कर सकेगा। मैंने कहा, ये कैसे मुमकिन है, उसे कौन रोक सकता है? हुरैरी बोली, हम रोकेंगे। मैंने पूछा, तुम्हारे जहन में कोई खास प्लान है? हुरैरी ने टेडी की तरफ देखा और टेडी कदरे आगे झुककर मुझे अपने प्लान से आगाह करने लगा। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? टेडी बोला, गड़बड़ का सवाल ही नहीं है वाजा, हम कच्चा गोली नहीं खेला हूं। ऐसा बंदोबस्त किया हूं कि तहरीमी उधर उलझा रहेगा और हम आराम से अपना काम करते रहेंगे। मैंने गहरा सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो ये बैग कब उसके हवाले करना होगा? टेडी बोला, 1-2 दिन में सब कुछ फाइनल करके तुम्हें बता दिया जाएगा। टेडी उस रात काफी देर तक हमारे पास बैठा रहा। चौथे दिन रात 11 बजे स्याह रंग की एक वैन कोठी में दाखिल हुई। ये वही वैन थी जिस पर नरगिस की डेड बॉडी ले जाई गई थी। वैन में टेडी के साथ सिर्फ एक आदमी था। हीरोइन वाला बैग कमरे से निकाल कर वैन में रख दिया गया। टेडी का साथ ही वैन के पिछले हिस्से में बैठ गया। टेडी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और मैं उसके साथ दूसरी सीट पर बराजमान हो गया। वैन कोठी से निकलकर मुख्तलिफ गलियों में घूमने के बाद मेन रोड पर आ गई और नीपा चौरंगी से होती हुई यूनिवर्सिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। सफारी पार्क से जरा आगे वैन दाईं तरफ मुड़ गई। उस सड़क पर अब तो रात देर तक ट्रैफिक जारी रहता है, लेकिन जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ उस जमाने में शाम का अंधेरा फैलने के बाद वहां सन्नाटा छा जाता था। तकरीबन 3 किलोमीटर आगे जौहर स्क्वायर तक बीच में कोई आबादी भी नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और टीले थे। कहीं कहीं किसी तामीराती प्रोजेक्ट पर इब्तिदाई काम शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त आधी रात के करीब तो यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा ही था। टेडी ने वैन एक और ज़ेली सड़क पर मोड़ कर रोक ली। उससे आगे छोटी छोटी पहाड़ियां थीं जिनके दरमियान पथरीला रास्ता था। चंद सेकंड बाद ही एक गाड़ी हमसे तकरीबन 50 गज आगे आकर रुक गई और उसके हेडलैंप्स बुझ गए। मैं और टेडी वैन से उतर आए। मैंने अपनी टी शर्ट के नीचे पतलून के बेल्ट में उड़से हुए पिस्तौल को छूकर महसूस किया और वैन से टेक लगाकर खड़ा हो गया। टेडी भी मेरे करीब ही खड़ा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद जौहर स्क्वायर की तरफ से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी। वो गाड़ी सड़क के बाईं तरफ आ रही थी, लेकिन करीब आकर वो हमारी साइड पर मुड़ गई और हमारे करीब आकर रुक गई। हेडलैंप्स की तेज रोशनी में हमारी आंखें चुंधिया गईं, लेकिन हेडलैंप्स फौरन ही बुझ गए। वो शानदार मर्सिडीज कार थी जिसके अंदर की बत्ती जल रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स बहुत ही खूंखार किस्म का लग रहा था। पिछली सीट पर रजिया के साथ एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। गोरी चिट्टी रंगत, क्लीन शेव और सर पर सुर्ख और सफेद चेक का रुमाल मखसूस अंदाज में लिपटा हुआ था। मजमूई तौर पर वो पुरवकार शख्सियत का मालिक था। वो तहरीमी था। मैंने उसे पहली बार देखा था। तहरीमी और रजिया को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो दोनों कार से उतर आए और ठीक उसी वक्त एक जीप तकरीबन 50 गज के फासले पर सड़क के दूसरी तरफ आकर रुकी। उसके हेडलैंप्स भी फौरन ही बुझ गए। टेडी शायद तहरीमी के लिए अजनबी नहीं था। तहरीमी उससे हाथ मिलाते हुए बोला, अच्छा हुआ तुमने रंगा का साथ छोड़ दिया। वो कमजर्फ और मोहसिन कुश आदमी है। तुम जैसे लोगों के लिए उससे दूर रहना ही बेहतर है। फिर वो मेरी तरफ घूम गया। मुझसे हाथ मिलाते हुए उसके अंदाज में बड़ी गर्मजोशी थी। बोला, तुम्हारे बारे में रजिया और शाहजी से जैसा सुना था वैसा ही पाया। अगर पहले हम दोस्तों की तरह मिले होते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। बहरहाल मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हें अपने साथ देखकर मुझे खुशी होगी। मैंने भी उसी गर्मजोशी से उसका हाथ दबाते हुए कहा, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। मैं तुम्हारी अमानत वापस कर रहा हूँ और इसे मेरी बुज़दिली मत समझना। ये धंधा मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं इससे अलग हो रहा हूँ। तहरीमी बोला, अगर तुम बुज़दिल होते तो मैं तुम्हें अपने पास आने की दावत हरगिज न देता। वैसे एक बात याद रखना, इस धंधे से निकल जाओगे तो मुझे खुशी होगी, लेकिन इस धंधे में आने के बाद किसी को वापस जाते हुए नहीं देखा। मैंने कहा, उसका इन्हिसार नियत पर है। तहरीमी बोला, मेरी पेशकश बरकरार रहेगी। तुम जब चाहो हम तुम्हें खुशामदीद कहेंगे, और मेरा ख्याल है अब मामले की बात हो जाए। टेडी ने वैन पर हाथ मारा। अंदर बैठे हुए आदमी ने दरवाजा खोल दिया। वैन के अंदर की बत्ती भी जल उठी। टेडी ने बैग बाहर खींच लिया। बोला, चेक करके अपना इत्मीनान कर लो, बाद में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तहरीमी बोला, तहरीमी की यही आदत बहुत बुरी है कि वो हर एक पर एतमाद कर लेता है, लेकिन तुम शायद ठीक कहते हो, मुझे चेक कर लेना चाहिए। बैग दोबारा वैन के अंदर रख दिया गया। हर पैकेट पर मोहर चूंकि तू मौजूद थी। उसने तमाम पैकेट दोबारा बैग में पैक कर दिए और नीचे उतरकर अपने ड्राइवर को इशारा किया जो करीब ही खड़ा था। उसने आगे बढ़कर बैग उठा लिया। तहरीमी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, रजिया तुम्हारे लिए बहुत परेशान रही है। ये पिछले गिले शिकवे भूलने को तैयार है। अगर तुम पसंद करो तो ये तुम्हारे साथ जा सकती है। मैंने कहा, मुझे अब किसी रजिया की जरूरत नहीं है। एक और बात मैं तुमसे भी कहना चाहता हूँ, तुम्हें हमारी नीयत पर कोई शुबा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ये अमानत वापस करते हुए हमारी नीयतों में कोई फतूर नहीं है।
लेकिन यहाँ से रुखसत होने के बाद कोई ऐसी बात होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। तहरीमी ने रुखसती मुसाफे के लिए मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया। बोला, मैं समझता हूँ, तुम्हारे लिए मेरी पेशकश अब भी बरकरार है। हम इस वक्त अच्छे और खुशगवार माहौल में एक दूसरे से रुखसत हो रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आइंदा कभी मुलाकात हुई तो ऐसे ही खुशगवार माहौल में होगी। मैंने कहा, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। रजिया ने पहली बार हमारी बातों में मुदाखलत करते हुए कहा, मैं चंद रोज बाद लाहौर जा रही हूँ। अगर तुम भी लाहौर वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैंने जवाब देने के बजाय महज मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। वो दोनों कार में बैठ गए। कार हरकत में आ गई, यू टर्न लिया और उसी तरफ चली गई जिस तरफ से आई थी। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी हुई जीप भी उसी तरफ चली गई। मुझे कुछ गड़बड़ का अंदेशा था, लेकिन मामला खैरियत से निपट गया। हमारे पीछे तकरीबन 50 गज दूर खड़ी हुई गाड़ी भी हरकत में आई और हमारे करीब आकर रुक गई। उस कार में स्टीयरिंग के सामने हुरैरी को देखकर मैं उछल पड़ा। एक आदमी उसके साथ वाली सीट पर और 2 पिछली सीट पर बैठे हुए थे। उन तीनों के पास क्लैशनकोफ राइफलें थीं, जिनकी नालियां खिड़कियों पर टिकी हुई थीं। वो तीनों आदमी कार से उतरकर स्याह वैन में बैठ गए और मैं कार का दरवाजा खोलकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। हुरैरी के होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट थी। मेरे बैठते ही उसने कार वापस मोड़ ली। टेडी वाली स्याह वैन भी हमारे पीछे ही आ रही थी। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। कोठी के गेट के जरी दरवाजे के ऊपर लोहे का आंकड़ा सा फंसा हुआ था। मैंने वो आंकड़ा हटाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर गेट खोल दिया। हुरैरी गाड़ी को अंदर ले आई। बरामदे वाला दरवाजा भी खुला हुआ था और मुझे ज्यादा हैरत नहीं हुई। दरवाजे आमतौर पर उस वक्त तक खुले ही रहते थे जब तक ताबिंदा जागती थी। सोने से पहले वही दरवाजे वगैरह बंद करती थी। लाउंज की बत्तियां जल रही थीं, लेकिन न तो ताबिंदा दिखाई दी और ना ही मुलाजिमा। हुरैरी ने ताबिंदा का नाम लेकर आवाज दी, लेकिन जवाब नहीं मिला। हुरैरी ने कहा, कमरे में देखो, शायद सो गई हूँ। मैं ताबिंदा की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर की रोशनी नजर आ रही थी। मैंने हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्तगी से उसे घुमाया और दरवाजा खोल दिया। लेकिन अंदर कदम रखते ही मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। सर पर लगने वाली वो ज़रब बहुत शदीद थी। मेरी आंखों के सामने नीली पीली चिंगारियां सी रक्स करने लगी। मैं अभी संभल भी न पाया था कि जबड़े पर जोरदार घूंसा पड़ा। मैं लड़खड़ा कर एक कुर्सी से टकरा गया और उसका सहारा लेकर संभल गया और सर को हल्के हल्के झटके दिए। आंखों के सामने छाने वाली धुंध छटने लगी और जब मेरे हवास बहाल हुए तो अपने सामने रंगा को देखकर मेरे दिमाग में धमाके से होने लगे। सनसनी की एक लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ती चली गई।